मैं अजय से आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पार्ट 4 कार्बन लेसन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के उपस्थित हूं। वह प्रश्न क्या है मैं बोर्ड पर बता दे रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेंगे। प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक एवं उसके नामकरण, यानी हमको जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है यूपेक यानी IUPAC के नेम के रूप में जो है हमको करना है, इस प्रणाली में हमको करना है। वही चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो मेरे कोचिंग में बोले थे कि सर हम लोग के लिए एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोग की वीडियो बना दूं, क्योंकि हमने पढ़ा दिया कोचिंग में ये बातें। फिर से वो लोग बोले कि सर हम लोग को थोड़ा सा और बारीकी से समझना है। ऐसे तो हम लोग समझ में आ गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिनका छूट गया था, जो क्लास में अटेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग को जो है वीडियो एक बना करके दे दीजिए हम लोग को यूट्यूब पे। तो मैं सोचा कि चलो इसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूं। तो आप लोग इस वीडियो में जो है IUPAC नेम के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है कार्बनिक यौगिकों का, उसी का हम लोग नामकरण करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके एग्जाम 2022 में है या 9th क्लास में और वो 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो समर्पित है। वे सभी विद्यार्थी जरूर इसको देखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो वीडियो है, यह जो सीरीज है वीडियो का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको देखिएगा। ध्यान रखिएगा IUPAC नेम का 2-4 सीरीज जरूर आएंगे, ठीक है। यह पहला सीरीज है, ठीक है। तो इसके बाद और भी सीरीज आएंगे, तो आप जरूर इस पूरे सीरीज को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपनी एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। और आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट कीजिए और मैं आपको उस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करूंगा, आपको बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न है, कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों की समस्या का जो समस्याएं हैं मैं उसका समाधान कर सकूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज IUPAC नेम के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसका कई सीरीज लेकर के आएंगे। हमको लगता है कि 4-5 सीरीज जरूर आएंगे IUPAC नेम का। तो आपका यह पहला सीरीज है, आप जरूर इस पूरे सीरीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सीरीज आएगा। तो ऐसा अगर आपको IUPAC नेम बारीकी तरीका से समझना है तो आपको सभी सीरीज ध्यान से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सीरीज में हम लोग को समझेंगे कार्बनिक यौगिक एवं उसके नामकरण के बारे में। तो आजकल जो है कार्बन यौगिकों के नामकरण नई प्रणाली से की जाती है, जिसे यूपेक IUPAC नेम अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई? देखिए इस बात को सुनिए। अगर आप चाहते हैं कॉपी में नोट करने के लिए कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यह अभी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको IUPAC नेम के बारे में बढ़िया से समझना है तो आपको यह बातें जाननी जरूरी है, जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको। हमने क्या बताया कि आजकल कार्बन यौगिकों के नामकरण नई प्रणाली से की जाती है, जिसे यूपेक IUPAC, जिसका पूर्ण होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। यहां पे देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं, ठीक है। यह प्रणाली पूरे विश्व में मान्य है, यानी IUPAC नेम जो प्रणाली है यह सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी देश है वहां पे यह प्रणाली मान्य है, ठीक है। इसलिए लिखा है कि यह प्रणाली पूरे विश्व में मान्य है। इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया? IUPAC नेम समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग को हम लोग पूर्व लग्न या उपसर्ग, इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और दूसरे भाग को अनुलग्न या प्रत्यय, जिसको हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। पूर्व लग्न हमें बताता है कि कार्बन यौगिकों में कितने कार्बन परमाणु हैं, और अनुलग्न हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिकों में कौन सी प्रकारात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। अब बारीकी से समझ लेते हैं। हमने पढ़ के सुना दिया, फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि IUPAC नेम जो है, IUPAC का पूर्ण रूप जो होता है, एग्जाम प्रश्न पूछ देता है कि IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताइएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह पहला क्वेश्चन आपको मिल गया क्वेश्चन प्रश्न के रूप में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखिएगा कि यह प्रणाली जो है पूरे विश्व में मान्य है। इस प्रणाली में कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व लग्न, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, और दूसरा अनुलग्न, जिसको हम लोग प्रत्यय यानी सफिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा पूर्व लग्न का मतलब पहले, उपसर्ग आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के बाद में लगता है। समझ में आ गया?
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न यानी उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और अनुलग्न यानी प्रत्यय यानी सफिक्स, यानी किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। समझ में आ गया? किसी शब्द का अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसको अनुलग्न बोलते हैं, यानी प्रत्यय बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हमें दो बातों को ध्यान देना है, एक पूर्व लग्न और दूसरा अनुलग्न, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स के जो सम्मिश्रण से जो नाम बनता है वही नाम IUPAC नेम कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न के समावेश से जो नाम प्राप्त होता है वही नाम IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ दे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि IPAC नेम क्या है, तब आप डायरेक्ट बताइएगा कि पूर्व लग्न और अनुलग्न के संयोग से जो नाम बनता है, जो कार्बनिक यौगिकों का नया नाम प्राप्त होता है वही नाम IUPAC नाम कहलाता है। समझ में आ गया? जिसको हिंदी में यूपीएक बोलते हैं और इंग्लिश में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? समझ में आया? यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न के संयोग से ही कार्बनिक यौगिकों का IPAC नेम लिखा जाता है। पूर्व लग्न हमें बताएगा कि उस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु है और अनुलग्न हमें बताएगा कि उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई? तो आशा करते हैं कि आपको हमने जो भी बातें समझाई वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है तो जरूर आपको एक लाइक तो बनता है, शेयर बनता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के MBA क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि हमें यह बातें लिखनी चाहिए अपनी कॉपी में तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने इसको अपने कॉपी में नोट कर लिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे तो ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कार्बन परमाणु की संख्या एवं मूल शब्द। ठीक है? यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या की जो गिनती होती है उसको कैसे की जाती है उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग IPAC नेम के बारे में समझेंगे। तो अभी हम लोग जो है जैसे हमको IPAC नेम सीखना है, हमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखना है, तो जो मूल चीज है उसकी जानकारी होनी जरूरी है, बेसिक चीजें जानकारी जरूरी है। जब तक आप बेसिक चीजों की जानकारी नहीं ले पाएंगे तब तक आपको IPAC नेम नहीं समझ में आएगा, आपको कैसे बनाना है वह नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जो है मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए जो हमने कुछ बातें बताई और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या समझेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या एवं मूल शब्द। मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा लेकिन जो मैंने लिखा है वो आपको नजर स्पष्ट आएगा। ठीक है? तो हम आपको बताते हैं, आपको मेरे साथ बोलना है। ठीक है? चलिए हम लोग समझेंगे कार्बन परमाणु की संख्या और मूल शब्द। मूल शब्द में एक, यानी कार्बन परमाणु की संख्या जब एक रहेगी तब क्या बोलना है? तो बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को पढ़ेंगे डेक। समझ में आ गया? आपको समझ में आया? आपको समझ में आ गया? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अगर यह 10 तक आपको गिनती आ जाती है तो आप आसानी से IPAC नेम का जो पूर्व लग्न है वह बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह 10 तक गिनती याद हो गई है अगर आप मेरे साथ बोले होंगे तो। चलिए अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अगर आपको IPAC नेम जानना है, समझना है, लिखने का ढंग सीखना है तो आपको तो समझना होगा इन बातों को। जब तक आप बारीकी से इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आपको IPAC नेम लिखने नहीं आएगा। तो जो बेसिक चीज है, जो मूल चीज है वो आपको जाननी जरूरी है। तो ये हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, वैसे यौगिक जो
कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर के बने होते हैं तो वैसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर के बने होते हैं तो वैसे कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, एथाइन C2H2। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई, आपके एग्जाम्पल समझ में आ गए। एग्जाम्पल से भी प्रश्न आते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग समझेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन के जो है 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। इतनी बातें समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। हमको इस वीडियो में सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ना है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमें इस वीडियो में IPSC नेम में जो है हमें सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करना है। समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अब समझते हैं और इसमें IPSC नेम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप जरूर आपको IPSC नेम समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जब कोई अच्छी जानकारी हमें कहीं से मिल रही है तो हमें उसको थोड़ा देर वेट करके देख लेना चाहिए ताकि हम भविष्य में एक किसी दूसरे व्यक्ति को बताना हो तो हम आसानी से उस दूसरे व्यक्ति को भी समझा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हमने कहा था कि इस वीडियो में जो है हम लोग अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, समझ में आया ना, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, परिभाषा समझ में आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील नहीं होता है इसलिए इन्हें पैराफिन के भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पैराफिन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील नहीं होती है इसलिए इन्हें जो है पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। याद रखिएगा IUPAC प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप मैट्रिक क्लास के एग्जाम देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n+2। याद हुआ, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 आदि होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब समझेंगे कि एल्केन में जो है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है मूल शब्दों में n जोड़ करके नाम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो IUPAC होता है, IPAC नेम जो है एल्केन होता है और एल्केन समूह में जब भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है तब मूल शब्द के अंत में n जोड़ करके उसका नाम बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। सीधे से लिखा है कि एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में n जोड़ करके IPAC नेम लिखा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये बातें अगर आप समझ गए तो आपके लिए IPAC नेम बहुत आसान हो गया, क्योंकि मूल शब्द क्या है, कार्बनिक
कार्बन परमाणु की संख्या, जितनी कार्बन परमाणु की संख्या होगी वही उसका मूल शब्द होगा। और मूल शब्द के अंत में जब आईपीएसी नेम लिखा जाएगा तो अंत में इन जोड़ दिया जाएगा। किस समूह में? तो एल्केन समूह में जोड़ करके तब उसका आईपीएसी नेम लिखा जाएगा। चलिए उसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं अब आगे तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एल्केन के प्रथम 6 सदस्यों के नाम एवं उसके सूत्र, यानी आईयूपीएसी नेम। अब समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हम 6 लिखे, आप 10 भी लिख सकते हैं, आपको जहां तक गिनती है तो आप वहां तक लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि एल्केन के प्रथम 6 सदस्यों के नाम एवं सूत्र। पहले यहां पर हमने लिखा है, हमने एक खाका तैयार किया है। हमने लिखा सामान्य सूत्र, एन का मान, अणु सूत्र, पूर्व लग्न, मूल शब्द प्लस अनुलग्न, और उसके बाद हमने लिखा है आईयूपीएसी नाम। यहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, वही हमको आईपीएसी नाम समझना है। आपके एग्जाम में आईयूपीएसी नेम पूछता है 5 नंबर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, कभी कभी 5 नंबर का पूछता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीखना है, जानना है कि आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। चलिए बारीकी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य सूत्र हमने लिखा है। तो सामान्य सूत्र एल्केन का, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता क्या है, तो आप याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। हमने आपको बताया था एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू, CnH2n+2 होता है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन सभी को यह बातें मालूम होनी चाहिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। समझ में आ गया। अब जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 होता है, हमने पहले ही बताया था, ठीक है। तो हम n का मान, अगर मान लीजिए कि हम n का मान 1 लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि यदि n का मान हम 1 लेते हैं तो अणु सूत्र क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। अगर मान लीजिए n का मान हम 1 लेते हैं तो अणु सूत्र हमें क्या मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पे n के जगह पे हमें 1 लिखना है, तो जब हम n के जगह पे 1 लिखेंगे, यहां पे समझिए, हम बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। n का मान 1 ले रहे हैं तो c n के जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक है, और h और 2 गुना, यहाँ पे इंटू है, n का मान 1 लिख दिए प्लस 2 में लिख दिए। अब हमको सूत्र क्या मिला, C1 है तो C होगा, और H 2 गुने तो 2 प्लस 2 4, यानी CH4 मिला। यानी जब n का मान 1 होगा तब हमें अणु सूत्र क्या मिला, CH4 मिला। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। अरे जब n का मान 1 था तब अणु सूत्र हमको क्या मिला, CH4 मिला ना। इसी चीज को समझना, हमको अणु सूत्र CH4 मिला। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं अभी। तो अब हमको क्या मिला, CH4 मिला। तो CH4 मिला तो अब पूर्व लग्न कह रहा है। तो मूल शब्द, पूर्व लग्न मूल शब्द, मूल शब्द क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। तो 1 को पढ़ते क्या है भाई, मेथ पढ़ते हैं। हमने आपको गिनती सिखाई है, कार्बन परमाणु की संख्या एवं मूल शब्द में हमने गिनती आपको सिखाई है। याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 को पढ़ते क्या है, तो मेथ पढ़ते हैं। इसका मतलब पूर्व लग्न, मूल शब्द में क्या होगा, मेथ होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। प्लस इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे मेथ, METH, ठीक है, प्लस अनुलग्न। प्लस क्या बाबू, अनुलग्न। तो अनुलग्न यहाँ पे देखिए, एल्केन के कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द के में n जोड़ करके नाम बोला जाता है। यानी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है तो मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ना है, n जोड़ना है। क्या जोड़ना है, n। तो NANE, n जोड़ना है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द के अंत में n जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, n लिखा। समझ में आ गया, इंग्लिश में ANE होता है। तो अब मेथ प्लस n, अब ये दोनों जो है संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। तो मेथ प्लस n, मेथ प्लस n जुड़ करके क्या बनता है, तो मेथ प्लस n बराबर क्या होता है, मेथेन होता है। क्या होता है बाबू, मेथेन होता है। समझ में आ गया। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिए कि मूल शब्द, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 थी तो कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मेथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने मेथ लिख दिया। मूल शब्द के अंत में प्रक्रियात्मक समूह में तो n जोड़ना है तो हमने लिख दिया n। अब मेथ प्लस n, मेथ प्लस n बराबर क्या होगा, मेथेन। संधि विच्छेद पढ़े हो ना, मेथ प्लस n बराबर क्या होगा, मेथेन होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख देना है। अब इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख डालो मेथेन, ठीक है, METHANE हो गया मेथेन। ये बातें समझ में आ गई, हो गया मेथेन। ठीक उसी प्रकार अगर यदि n का मान हम 2 लेते तब अणु सूत्र हमको क्या मिलता, ध्यान से समझिए। हमने n का मान 2 लिया, इस n का मान 2 लिया तो हमको यह अणु सूत्र यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे n के जगह पे हमने 2 लिखा, ठीक, ध्यान से समझिए।
हमने n की जगह पे 2 लिखा और h है तो h, और फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आ गुना, फिर n की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 आ प्लस 2 बराबर क्या होगा C2H, 2 दूना 4 2 6 यानी C2H6। हमें अणुसूत्र क्या मिला C2H6। ऐसा समझ में आया? हमें अणुसूत्र क्या मिला C2H6। कार्बन n का मान जब हम 2 लिए तो n यहाँ पे है तो n की जब हमने 2 लिखा, h है तो h लिखा, 2 है तो 2 लिखा, आ गुना, इंटू कुछ नहीं तो गुना है तो 2 n का मान 2 लिए तो 2, तो 2 दूना 4, 4 आ 2 6, यहाँ पे h का मान कितना हुआ 6, यानी हाइड्रोजन 6 हो गया, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। इसका मतलब अणुसूत्र क्या हुआ C2H6। अणुसूत्र क्या हुआ C2H6। अब कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, तो कार्बन की संख्या जब 2 है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 को हम लोग पढ़ते क्या है बाबू एथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मूल शब्द में क्या लिखेंगे एथ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे ETH प्लस, अंत में क्या जोड़ना है n जोड़ना है ANE। अब बताओ एथ प्लस n बराबर क्या होगा, एथ प्लस n बराबर क्या होगा तो एथेन होगा, एथ प्लस n बराबर क्या होगा एथेन होगा। कोई दिक्कत? आप बताओ कोई दिक्कत? एथ प्लस n बराबर क्या होगा एथेन होगा। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। कार्बन संख्या 2 है तो एथ लिख देंगे और अंत में n जोड़ना है तो एथ प्लस n बराबर एथेन। समझ में आ गया? समझ में आया? तो अब कोई पूछेगा C2H6 का IPAC नेम बताओ तो क्या बताओगे एथेन। प्रश्न पूछेगा CH4 का IPAC नेम बताओ तो मेथेन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही आपको IPAC समझना है। उस तरह अगर हम कार्बन की संख्या 3 लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उस तरह अगर हम कार्बन की संख्या क्या ले लें 3 ले लें यहाँ पे, समझ में आया ना? तब हमको अणुसूत्र क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए वो क्या मिलेगा अणुसूत्र। तो देखिए यहाँ पे C है तो C हो गया, n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, h है तो h हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 आ गुना, n की जगह 3 रखेंगे, अब प्लस 2 है तो 2। अब हमको क्या मिला C3H, 3 दूना 6 आ 2 8 यानी C3H8 मिला। क्या मिला C3H8, यानी हमको अणुसूत्र क्या मिला बाबू C3H8 मिला। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, कार्बन की संख्या कितनी है 3 है। तो जब कार्बन की संख्या 3 है तो 3 को हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो हम लोग 3 को प्रोप पढ़ते हैं ना। हमने आपको याद करवाया था ना पहले कि कार्बन की संख्या जब 3 हो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रोप, तो मूल शब्द क्या होगा प्रोप होगा। इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो PROP, अब प्लस अंत में n जोड़ना है ANE, यानी प्रोप प्लस n, प्रोप प्लस n बराबर क्या होगा प्रोपेन। प्रोपेन जिसको हिंदी में संधि विच्छेद बनाने आता है तो वह आसानी से इसको समझ जाएगा। हिंदी पढ़े है ना, संधि विच्छेद आता है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर संधि विच्छेद नहीं आता समझा दीजिए उसको, उसका भी वीडियो बना देंगे। प्रोप प्लस n बराबर क्या होगा प्रोपेन। इंग्लिश में लिख सकते हैं आपको PROPANE प्रोपेन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रोप प्लस n बराबर प्रोपेन। उसी तरह कार्बन की संख्या, इसको अब मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उस तरह कार्बन की संख्या अगर हम 4 लेते हैं, अगर हम कार्बन की संख्या 4 लेते हैं तो हमको IPAC नेम क्या प्राप्त होगा, तो याद देखिए यहाँ पे CN है तो CN के जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, H है 2 है तो 2, N के जगह पर 4 लिखेंगे, आ प्लस 2 है तो 2 हो गया, बराबर क्या होगा C4H, 4 दूना 8 2 10 यानी C4H10। क्या होगा C4H10। समझ में आ गया? हमको अणुसूत्र क्या मिला, जब n का मान 4 लेंगे तब हमको अणुसूत्र क्या मिला C4H10। समझ लेंगे फिर से, n के जगह पर 4 लिख दिए, इस n के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ पे पहले से 2 है तो 4 दूना 8 8 2 10 यानी C4H10। तो अणुसूत्र क्या होगा C4H10। अब कार्बन की संख्या क्या है 4 है, तो कार्बन की संख्या 4 है तो पढ़ते क्या है ब्यूट पढ़ते हैं ना। जब कार्बन की संख्या 4 हो तो क्या पढ़ते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है ब्यूट लिखेंगे तो BUT इंग्लिश में लिखेंगे, आप प्लस अंत में n जोड़ेंगे तो ANE यानी ब्यूट प्लस n बराबर क्या होगा ब्यूटेन होगा। क्या होगा ब्यूटेन। ठीक है ब्यूटेन ANE BUTANE ब्यूटेन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया IPAC नेम। प्रश्न पूछा जाएगा कि C4H10 का IPAC नेम बताइए तो आपको बताना है क्या है ब्यूटेन। आपको क्या बताना है ब्यूटेन BUTANE, ब्यूट प्लस n बराबर ब्यूटेन। कोई दिक्कत? पहला मूल शब्द है, अंतिम अनुलग्न है, प्रक्रियात्मक समूह है। समझ में आया? IPAC नेम, IPAC नेम किसे कहते हैं तो मूल शब्द और प्रक्रियात्मक समूह के संयोग से जो नया अणुसूत्र प्राप्त होता है, जो नया सूत्र हो रहा है, जो नया नाम प्राप्त होता है, जो नया नाम प्राप्त होता है वही नाम IPAC नेम कहलाता है।
समझ में आ गया। यानी कार्बन के जो संख्याएं होती हैं, कार्बन की परमाणुओं की संख्याएं या उसका प्रकारात्मक समूह के जो संयोग होता है उससे जो नया नाम प्राप्त होता है वही नाम आईपीएसी नेम कहलाता है। ठीक है, तो ब्यूट प्लस एन, यानी ब्यूट, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, और अंत में प्रकारात्मक समूह एन जोड़ देंगे, बनेगा क्या, ब्यूटेन बनेगा। समझ में आ गया। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा C4H10 का आईपीएसी नेम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ब्यूटेन। क्या बताएंगे, ब्यूटेन। उस तरह प्रश्न पूछा जाएगा C3H8 का आईपीएसी नेम बताएंगे, बताइए, तो क्या बोलेंगे, प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। उस तरह प्रश्न पूछा जाएगा C2H6 का आईपीएसी नेम बताइए, तो क्या बताएंगे, एथ प्लस एन बराबर एथेन। CH4 का आईपीएसी नेम, तो मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। यानी जितनी कार्बन की संख्या होगी वह मूल शब्द होगा, अंत में फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह जोड़ देना है, उसके बाद जो प्राप्त होगा, जो नाम प्राप्त होगा, यानी धन, यानी ब्यूट प्लस एन, यानी ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन। संधि विच्छेद को अटैच करने पे, दोनों शब्दों को जोड़ने पर जो नाम प्राप्त होगा, दोनों शब्दों को जोड़ने से जो शब्द मिलेगा वही शब्द, वही अटैचमेंट, जो संबंध बनेगा, संबंध जोड़ने के बाद जो नाम प्राप्त होगा वही नाम जो है आईपीएसी नेम कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर कार्बन की संख्या यहां पे 5 हो, क्या हो, 5, यदि कार्बन की संख्या 5 हो तो हमें अणुसूत्र क्या मिलेगा, तो यहां पे देखिए कार्बन की संख्या 5, यानी n की जगह पर 5 लिखेंगे, H 2 है, गुने 5 प्लस 2, तो क्या मिलेगा, तो C5H 5 9 10 2 12, C5H12, यानी अणुसूत्र क्या मिला, C5H12। समझ में है ना, अणुसूत्र क्या मिला, C5H12। तो जब कार्बन की संख्या 5 है तो अणुसूत्र क्या होगा, C5H12। समझ में आया। जब कार्बन की संख्या 5 हो तो हमें अणुसूत्र क्या मिलेगा, C5H12। समझ में आ गया। अब कार्बन की संख्या 5 है, समझो, अब कार्बन की संख्या 5 है तो 5 को पढ़ते क्या, देखो तो यहाँ पे 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जब कार्बन की संख्या 5 है, मेरा देखो कलम चल रहा है, जब कार्बन की संख्या 5 हो तो उसको हम लोग मूल शब्द क्या होता है, पेंट पढ़ते हैं, पेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे बाबू, पेंट। पेंट का अंग्रेजी में लिखते हैं PENT, आप प्लस अंत में n जोड़ते हैं, ANE, तो पेंट प्लस n। संधि विच्छेद बनाते होंगे तो आपको मिलेगा पेंट प्लस n, पेंट धन n बराबर क्या होगा, पेंटेन। क्या होगा बाबू, पेंटेन। समझ में आ गया ना, पेंट धन n बराबर क्या होगा, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। ठीक है, यानी C5H12 का आईपीएसी नेम क्या होगा, तो पेंटेन होगा। कोई दिक्कत, C5H12 का आईपीएसी नेम क्या होगा, तो पेंट प्लस n बराबर पेंटेन। उस तरह अगर हम कार्बन की संख्या 6 लेते हैं, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हम कार्बन की संख्या 6 लेते हैं, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको अणुसूत्र क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे C है, तो C लिख दिए, n के जगह पे 6 लिख दिए, H के जगह पे 2 गुने 6 प्लस 2 बराबर क्या होगा, C6H 6 9 12 2 14, यानी C6H, ठीक है, C6H14 मिला, यानी C6H14 मिला, C6H14 मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है, जब कार्बन की संख्या 6 हो, जब कार्बन की संख्या 6 हो तो हम पढ़ते क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब कार्बन की संख्या 6 है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्स। क्या होगा, हेक्स, HEX, हेक्स। अंत में क्या जोड़ना है, n जोड़ना है, ANE। तो हेक्स प्लस n बराबर क्या होगा, हेक्सेन होगा। हेक्स प्लस n बराबर क्या होगा, हेक्सेन होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। हेक्स प्लस n बराबर हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। समझ में आया। यानी कार्बन की संख्या 6, तो कार्बन की संख्या 6 तो पढ़ते क्या है, 6 को हेक्स पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या जब 6 हो, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या का जब हम गिनती सिखा रहे थे तो हमने 6 को क्या पढ़ा था, हेक्स पढ़ा था। तो कार्बन की संख्या 6 हो तो हम लोग लिखेंगे क्या, हेक्स, और अंत में मूल शब्द के अंत में क्या जोड़ना है, n जोड़ना है, क्योंकि एल्केन समूह में जब परमाणु की संख्या का था मूल शब्द के अंत में जब आईपीएसी नेम लिखना है तो मूल शब्द के अंत में n जोड़ना है। तो हमने हेक्स प्लस n कर दिया, तो हेक्स प्लस n बराबर हेक्सेन। आप संधि विच्छेद बनाओगे, अब दोनों को अटैच करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या शब्द मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा। तो वहीं तो लिखे हेक्स प्लस n बराबर हेक्सेन। समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, तो आपके एग्जाम में ऐसे अणुसूत्र दे देगा और कहेगा बताओ इसका आईपीएसी नेम क्या है, आपको बताना है। समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न दे देगा C5H12 का आईपीएसी नेम बताओ। अब बताओ भाई, C की संख्या 5 है, H 12 है, आप बैठाओगे इसका मान इस सूत्र पे, अगर इस सूत्र पे मिलेगा तो समझ जाना कि मूल शब्द के अंत में n जोड़ना है, उसके बाद C का
C5 है तो C5 को हम लोग पेंट बोलते हैं, अंत में N जोड़ना है तो पेंट प्लस N बराबर हो गया पेंटेन। उस तरह अगर कार्बन की संख्या पे 6 है और H 14 है तो हम बैठाएंगे कार्बन की संख्या 6 लेकर के कि क्या इस सूत्र पे बैठ रहा है। अगर इस सूत्र पे बैठेगा तो हम लोग लिखेंगे कार्बन की संख्या 6 को हम लोग बोलेंगे हेक्स और अंत में N जोड़ देंगे तो हेक्स प्लस N बराबर हो जाएगा हेक्सेन। समझ में आ गया। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए अणुसूत्र का आईपीएसी नेम लिखिए, तो आपको जो है ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे CH4 का आईपीएसी नेम क्या है तो मेथेन है, C2H6 का आईपीएसी नेम क्या है तो एथेन है, C3H8 का आईपीएसी नेम क्या है प्रोपेन है, C4H10 का आईपीएसी नेम क्या है ब्यूटेन है, C5H12 का आईपीएसी नेम क्या है पेंटेन है, C6H14 का आईपीएसी नेम क्या है हेक्सेन है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थी जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको इसके आईपीएसी नेम समझ में आए। आज हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने चर्चा किया था, हमने इसका आईपीएसी नेम आपको सिखाया और इसके एल्केन समूह के बारे में हमने समझाया। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपने इससे बहुत अच्छा से सीख लिया है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के MBBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।